कयूम सुलहरी साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम सर। सर मेरा पहला सवाल आपसे है, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि डॉलर आपकी नज़र में, आपके एक्सपीरियंस से, आपकी स्टडीज़ से, आपकी रिसर्च से, क्योंकि IMF तो कह रहा है कि इलेक्शन से करीब डॉलर दोबारा ऊपर जाएगा, आप समझते हैं सर डॉलर जो इस वक्त रेट है वो सस्टेन करेगा और प्रेशर उसके ऊपर दोबारा वैसा नहीं आएगा जिस तरह हमने गुज़िस्ता चंद माह में देखा था सर? देखिए तलत साहब, दो वजूहात थी डॉलर की रेट बढ़ने की। जब इस पे क्रैकडाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव क्रैकडाउन किया गया कुछ मैल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए। एक तो है डॉलर की जेन्युइन डिमांड, जो कि इंपोर्ट की वजह से जाहिर है कि डॉलर की ज़रूरत होती है। दूसरा है कि जब डॉलर का रेट बढ़ता चला जा रहा होता है तो उस पर डॉलर होल्डिंग भी होती है, यानी मनी चेंजर्स जो होते हैं वो और बैंक्स वो डॉलर को होल्ड कर रहे थे, और उसमें डॉलर का स्मगलिंग जो है वो भी शामिल थी और पैनिक बाइंग भी शामिल थी। तो इन्वेस्टर्स और वो लोग जिनको कि डॉलर चाहिए, वो इस ख़तरे से कि हर आने वाले दिन चूँकि डॉलर की कीमत बढ़ रही थी, एकदम से उन्होंने पैनिक बाइंग करनी शुरू कर दी, जिससे डॉलर की शॉर्टेज आ गई। जिन लोगों के पास डॉलर था, मनी चेंजर या बैंक्स, उन्होंने इसकी होल्डिंग शुरू कर दी और ये अफ़गानिस्तान में भी स्मगल हो रहा था। और जब एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लिए गए तो कम से कम ये जो 3 थे लूप होल्स, ये बंद हुए, जिसकी वजह से कि हमने देखा कि डॉलर की रेट में एक रैपिड डिक्लाइन आया और डॉलर इस वक्त तकरीबन अपने एक नॉर्मल रेट पे सेल हो रहा है। अब एक्सपोर्टर जो थे, जो कि ये इस वेट में थे कि डॉलर की कीमत चूँकि बढ़ेगी तो फिर अपनी एक्सपोर्ट पर सीट लेके आएंगे, उनकी तरफ से भी डॉलर आने शुरू हो गए। अब जब डॉलर का रेट हम बढ़ने की बात कर रहे हैं तो वो इस वजह से होगा कि इंपोर्ट्स पे का प्रेशर है, और जाहिर है कि इंपोर्ट्स को आप ज़्यादा अरसा कर्टेल नहीं कर सकते, तो और उसकी वजह से इनफ्लोज भी सुलहरी साहब काफी कम है, इनफ्लोज की भी कंप्लेंट आ रही है कि अब सिर्फ ये IMF के इनफ्लो आना है जिनका प्रोग्राम है, बाकी और कहीं से इन्वेस्टमेंट आती हुई नजर नहीं आ रही। देखिए, लेकिन उसके बावजूद अगर आप अपनी आर्टिफिशियल जो डिमांड है उसको कंट्रोल कर सकें, डॉलर की पैनिक बाइंग को रोक सकें, डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोक सकें और डॉलर की स्मगलिंग को रोक सकें, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो 340 वाला सीन जो है वो हमें देखने पे बट मिलेगा। सुलहरी साहब जाहिर है कि ये जब तीनों जो है, बीमारियां रीअकरिंग हैं, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनका हम अभी वक्ती तौर पर तो इलाज कर रहे हैं, कोई परमानेंट सोल्यूशन आपको लगता है जो इस वक्त हो रहा है परमानेंट है सर? देखिए, एक तो मनी चेंजर्स जो है कंपनीज, उनके खिलाफ एक्शन लिए गए, उनको कैटेगरी बी में अपग्रेड किया गया, उनकी जो फ्रेंचाइजीज थी उनको कर्टेल किया गया। दूसरी तरफ बैंक्स को फाइन किया गया, जो बैंक्स जो थे वो इसमें ट्रेडिंग कर रहे थे, तो थोड़ा बहुत तो उस पर असर आया। लेकिन हमें इस वक्त इन द रन अप टू इलेक्शन निगरान हुकूमत को और जो SIFC जो कि सारे अमल को देख रही थी, इन दोनों को अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं उनको साथ साथ लेके चलना होगा, अगर हम चाह रहे हैं कि डॉलर की पैनिक बाइंग ना हो या डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना हो। अगर ये सिर्फ इंपोर्ट्स की हद तक है तो जाहिर है कि थोड़ा बहुत उस पर फ़र्क आएगा। मैं ये और नहीं सर कहता कि 280 पे कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक लेकिन ठीक कुछ इसमें रुपया जो है वो डेप्रिशिएट करने के चांसेस हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं होंगे जैसे कि हमने पहले देखा था, आज से चंद माह पहले का जो सीन था। अल्लाह खैर करे। और सर जो IMF कह रहा है कि इलेक्शन के करीब फिर से फाइनेंशियल गैप एक क्रिएट होगा और फिर डॉलर पे प्रेशर आएगा, आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं सर? देखिए, वो फाइनेंशियल गैप इसलिए क्रिएट होने का खतरा है कि कोई भी सियासी जमात या जमातें जो कि हुकूमत बनाने की एस्पायरेंट हैं, उनकी ख्वाहिश होगी कि केयर टेकर हुकूमत जो है वही IMF के साथ अगला प्रोग्राम जो है वो निगोशिएट करे। IMF जो है उसकी ख्वाहिश ये है कि वो जाने वालों के साथ प्रोग्राम निगोशिएट ना करें, बल्कि उन लोगों के साथ प्रोग्राम निगोशिएट करें जो कि इलेक्शन जीत के हुकूमत बना रहे हों, ताकि वो एक कमिटमेंट देने की पोजीशन में हो। सियासी तौर पे जाहिर है कि सियासी जमात की तो जमातों की यही कोशिश होगी कि केयर टेकर जो है वो एक प्रोग्राम निगोशिएट कर जाए, ताकि अगर उनको इस पे अमल भी करना पड़े तो वो केयर टेकर को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा सकें कि वो एक ऐसा प्रोग्राम निगोशिएट कर गए जो कि बहुत मुश्किल था, अवाम दोस्त नहीं था, वगैरह वगैरह, जो भी हम पिछली 10-15 सालों से सुनते चले आ रहे हैं। तो अब IMF को ख़तरा ये है कि अगर इस सारे अमल में अगला प्रोग्राम जो है वो निगोशिएट करने में ताख़ीर हुई, हमें सबको पता है कि SPA जो है ये मार्च में ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद फिर आपको 2-3 साल का प्रोग्राम चाहिए, लाजमी चाहिए। और अगर वो प्रोग्राम निगोशिएट होने में ताख़ीर होती है तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट फिर आउट हो जाएगा यस और दोबारा से हम
उसी पोजीशन में जा सकते तो हैं, तो यही करा के जरूर सुलेरी चले साहब, जो जाएंगे, हम जा जानते हैं कि सकते हैं। आईएमएफ की टीम आ रही है, कल आ रही है पाकिस्तान, और फिर वही रिव्यू करेगी सूरत हाल का। क्या आप समझते हैं सर, जो टारगेट्स आईएमएफ ने दिए थे हमने अचीव कर लिए हैं, वो हमसे मुतमईन है? हमारे डेफिसिट्स, हमारे पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स और हमारे एक्सपेंसेस के रिफॉर्म्स, डू यू थिंक दे विल बी हैप्पी सर? देखिए, पॉलिसी रिफॉर्म तो चल चल रहे हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन पे हैं। पावर थेफ्ट को इस पर रोका जा रहा है। क्वांटिटेटिव टारगेट भी काफ़ी हद तक, और मैं काफ़ी हद तक का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि एक टारगेट हमारा रहता है और वो है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का। हमने जो डिपॉजिट स्टेट बैंक में दोस्त ममालिक से रखवाने थे, या जो डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल की फैसिलिटी रिन्यू करवानी थी, वो चीज़ें गो के हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं दोस्त ममालिक को, लेकिन वो टारगेट पूरे नहीं हुए हैं। और उसमें ये समझ भी आती है कि मशरक़ वस्ता के इस वक्त जो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन वहाँ पे डेवलप हुई है, जाहिर है कि सऊदी अरब, यूएई उस वक्त उनकी अपनी अर्जेंट जो है एंगेजमेंट होगी, और वो पाकिस्तान की जो रिक्वेस्ट है, ज़रूर नहीं कि वो फ़ौरन पूरी कर दे। तो वो एक हमारा टारगेट है जिस पर नेगोशिएट इस तरह से हुकूमत करेगी कि एफबीआर ने अपना टारगेट जो है वो एक्सीड कर लिया है। तो मेरा ख्याल है कि ये वाली जो किस्त है, इसको रिलीज होने में तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो हमारा नेक्स्ट रिव्यू आएगा, जो लास्ट रिव्यू होगा, उसके लिए हमें अभी से बंदोबस्त करना होगा कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के अरेंजमेंट हम कर सकें, ताकि डॉलर इनफ्लो जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे थे, वो स्टडी रह सके। सर, अब आम पाकिस्तानी के लिए ज़रा आसान अल्फाज में समझाइएगा, खाने पीने की अशिया, हम फूड सिक्योर कब होंगे? फूड इन्फ्लेशन आप आने वाले वक्त में कितनी देख रहे हैं? क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज़ गॉन स्काई हाई इन पाकिस्तान। एक आम आदमी के लिए ज़िंदा रहना बड़ा महंगा हो चुका है सर। तो ज़िंदगी की कीमत कब सस्ती होगी सुलेरी साहब? देखिए, उसके लिए आपको लोकल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर चाहिए, डीसी लेवल पे, सूबाई लेवल पे। अभी अगर हमने देखा पिछले 15 दिन में, अगर तेल की कीमतें जो थी उसमें 40 रुपये पेट्रोल की कीमत कम हुई, और डीजल की कीमत जो है वो भी सिग्निफिकेंटली कम हुई, और इस पंद्रवाड़े में भी नहीं बढ़ाई गई। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो ट्रांसपोर्ट पे, वो फ्रेट चार्जेस पे, वो बाकी सारी चीज़ों पे, अब वो लेके आना वो एसी का, डीसी का और सूबाई हुकूमतों का काम है। वफाकी हुकूमत ये नहीं कर सकेगी। तो ये अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर है, पेरिशेबल कमोडिटीज़ के रेट को नीचे लेके आना। ये यहाँ जहाँ पे आपका ज़िले इंतज़ामिया जो है वो मुतहर्रक होगी, फ़ाल होगी, वहाँ पे आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिल जाता है। लेकिन चूँकि ज़िले इंतज़ामिया अमूमी तौर पर उसकी ये प्रायोरिटी नहीं रही अब प्राइस कंट्रोल करना, और यही वजह है कि कंज्यूमर जो है वो सफ़र करते हैं। जब ये एनर्जी की कास्ट बढ़ती है, हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, और जब वो कम होती है तो उसका हमें उस तरीके से बेनिफिट जो है वो देखने को नहीं मिलता जैसा कि हमें नज़र आना चाहिए। तो यकीनन, ये यकीनन। लेकिन सर, इस वक्त जो गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को 55 से 60 कर दिया है, तो कॉस्ट तो बढ़ रही है पावर की। ऐसे में इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं सर? देखिए, गैस की कीमतें जो बढ़ेंगी तो आपको ये भी तो देखना चाहिए कि इस पंद्रवाड़े के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी। इसी तरह से हमें ये भी देखना होगा कि पिछले 15 रोज़ के लिए भी इसमें जो थी वो कमी थी, एक मैसिव कमी देखने में आई। तो कहीं ना कहीं पे जाके वो इक्वल आउट हो जाता है, और यही वजह है कि स्टेट बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट भी 22% पे मेंटेन रखा, उन्होंने इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया। तो गो के गैस की कीमतों जो है वो एक उसका इम्पैक्ट आएगा, उन कीमतों के बढ़ने का, वो बढ़ाना ज़रूरी भी थी। लेकिन जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आई है, उसका भी तो आपको बेनिफिट नज़र नहीं आया उस तरीके से जैसे होना चाहिए था। तो वो कहीं पे इक्वल आउट हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि दुकानदार जो है वो अब इस चीज़ का सहारा ले कि गैस बढ़ गई तो इस वजह से आलू का रेट भी बढ़ गया, और टमाटर भी बढ़ गया, और प्याज भी बढ़ जाए। और सर, एक आखिरी सवाल। मैं हमेशा समझता आया हूँ कि मैं इकॉनमी पे रिपोर्टिंग भी की है काफ़ी वक्त, मईशत को पढ़ते भी रहे हैं। हमारी मुल्क की मईशत का, पाकिस्तान की मईशत का जो सबसे बड़ा मसला मेरी नज़र में है सुलेरी साहब, वो चोरी और काम चोरी है। क्या आप अग्री करेंगे? और अगर अग्री करते हैं तो फिर कोई सोल्यूशन भी दें सर। जितोई भाई, आपने बिल्कुल ठीक ही है, लेकिन अगर इसका सोल्यूशन इतना आसान होता तो 75 सालों में ये हल हो चुका होता। चोरी जो है उसको मैं लीड कैप्चर कहूँगा। एक छोटी मोटी जो चोरी है, रोटी की चोरी, कोई 100-200 की चोरी, वो तो शायद नीड बेस्ड हो, लेकिन जो ग्रीड बेस्ड यहाँ पे करप्शन हो रही है, हर्ष और लालच जिसकी के कोई हद नहीं है, उसको रोकना, और उसकी तरफ इस वक्त तमाम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है वो इशारा कर चुके हैं कि कहाँ कहाँ पे बिलियंस ऑफ रुपीस जो हैं वो
किस ब्लैक होल में जा रहे हैं और उनको रोकना क्यों ज़रूरी है। और जो काम चोरी है वो प्रोडक्टिविटी का ना होना, एफिशिएंसी का ना होना, और यही वजह है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, स्टील मिल है या पीआईए है या रेलवेज है, तो ये सब जो है उसी काम चोरी की नज़र हो रहे हैं। डेफिनेटली हमें मिन हैसुल कौम देखना होगा कि क्या हम इसी तरह से इज्तमाही नुकसान अपना करते रहें या हम जो कोर्स करेक्शन मेजर्स हैं वो लेने शुरू कर दें, ताकि माशरे में जो एफिशिएंट और जो प्रोडक्टिव सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिल सके और एलीट कैप्चर जो कम हो सके। ये जो गैर मुसावाना तकसीम है रिसोर्सेज की और जो बहुत गैप है हैव और हैव नॉट में, उसमें कमी जो है वो लाई जा सके, वो पॉलिसी से होगा और पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन से होगा। आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त